हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लिंकेज टॉपिक का डिस्कशन। ऑलरेडी हमने कल थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया था, तो आज हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज सिर्फ हम लिंकेज के टॉपिक को डील करने वाले हैं और इसमें हमारे पास एक ड्रोसोफिला का क्रॉस है ना, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग लिंकेज को कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने पास एक पेन, कॉपी या कोई भी चीज रखिए। जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं उसको आपने लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज बेटा, मैंने आपको फिर बोला था कि मैं इसके हैंड रिटन दूंगा, तो आप परेशान मत होना। आपको मतलब दो तरह के नोट्स हैं आपके पास। एक तो वो है जो मैंने बैच में लिखवाए हैं, वो मैं आज अपलोड करवा देता हूं, आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करो या ना करो। दूसरा मैंने कहा था कि मैं आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दूंगा, तो मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट के आपको दिए थे। बाकी दूसरे आपको आज इवनिंग तक मैं अपलोड करा दूंगा, जिसमें वो लगभग कंप्लीट चैप्टर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ उसी को लिखना, उसके अलावा आपको ऐसा जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? देखो, आप ये लेक्चर समझ लो अच्छे से, है ना। अपनी कॉपी में कुछ चीजें नोट कर लिया करो कि हाँ ठीक है हमने बना लिया, पर याद करने के लिए आपको फिर शॉर्ट नोट्स याद करने पड़ेंगे, नहीं तो याद नहीं होगा। ये बहुत सारा होता है बेटा। ठीक है, लिंकेज का टॉपिक हम लोग डिटेल करके इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आता। अगर हम बहुत कंप्रेस करके पढ़ाएंगे तो सवाल रह जाते हैं बहुत सारे मन में। तो लिंकेज के टॉपिक को हम बहुत ज्यादा मतलब डिटेल करके पढ़ाते हैं ताकि वो समझ आ जाए। मतलब आप समझो कि डेप्थ में पढ़ाते हैं ताकि समझ आ जाए। क्लियर है? और आपको बेटा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब लिंकेज पढ़ाने के बाद आपका क्या क्या रह जाएगा मैं बता देता हूं। जैसे ही हम लिंकेज कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास रह जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो एक छोटा टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक है म्यूटेशन, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है क्योंकि म्यूटेशन वाला टॉपिक आपका वहां पर भी यूज होगा एवोल्यूशन में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन। उसके साथ हम लोग पढ़ लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस, जिसका एक सेपरेट लेक्चर रहेगा जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपके पास रह जाता है आपका ये जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये टॉपिक्स रह जाते हैं। तो आपको ये कोशिश की जाएगी कि भाई हाँ हम लोग प्रॉपरली सारा करा दे। तो आज हम लोग लिंकेज कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, म्यूटेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन के दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? और साथ पे मैं हो सकता है आपको एक डिफरेंट लेक्चर दे दूं पेडिग्री एनालिसिस का। फिर उसके बाद एक सिंगल आपका रह जाएगा जिसे हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो प्लानिंग ये है कि इस वीक में, जैसे मान लो आज फ्राइडे है, तो मे बी सैटरडे, संडे, मंडे ऐसे हम लोग इसको फिनिश कर रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों ने बोला सर संडे को मत देना लेक्चर, तो ठीक है, संडे नहीं देंगे तो फिर ये मंडे फिनिश हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो उस हिसाब से करके फिर आपको हम लोग वो मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर सिलेबस खत्म करो पहले। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर सिलेबस ही नहीं खत्म करोगे तो आप रिवाइज क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे रिवीजन को लेकर परेशान है, पर पहले सिलेबस तो खत्म करो। सही है? अगर आप प्रॉपरली पढ़ के सिलेबस खत्म करोगे तो आपको चीजें आती रहेंगी, आपके दिमाग में रहेंगी और रिवीजन आसान हो जाएगा। और आप लास्ट में पढ़ रहे हो ना ये चीजें, इनको ध्यान से पढ़ो ताकि रिवाइज ना करना पड़े। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा हम लोग लिंकेज को पढ़ रहे हैं। लिंकेज हमारा गोल है पढ़ना आज। ठीक है, लिंकेज का सेकंड लेक्चर है। थोड़ा सा लिंकेज पे हम टाइम लगाते हैं जानबूझ के। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार जरा देखें कि हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। अगर आपको याद है कि लिंकेज का क्या मीनिंग था, आप याद करिए। आप सिंपल सा एक डायग्राम लीजिए और उस डायग्राम को हल्का सा समझिए। लिंकेज का क्या मतलब था, हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी थी। सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई ये जो है केस, इसका मतलब लिंकेज नहीं है। याद करिए, मैंने आपको ऐसे ही स्टार्ट किया था कि भाई आप क्या करिए, ये जो केस है हमारे पास, ये जो केस है हमारे पास, इसमें लिंकेज नहीं है। तो लिंकेज ना होने की वजह से कैपिटल टी यहां है, यहां स्मॉल टी है, कैपिटल आर यहां है, स्मॉल आर है। याद आ रहा है ये? इसको हम एज अ जीनोटाइप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इस बात में कोई डाउट है? सोचो। नहीं सर यहां तक आ रहा है। ठीक है बेटा, फोकस करके सुनना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो लिंकेज एब्सेंट बताया था यहां पर। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो आपके पास इसके चार तरह के गैमेट्स बनते हैं। तो मैं टेस्ट क्रॉस से क्रॉस कराकर रिजल्ट को ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये चीजें आती हैं बेटा।
मेरे पास ये चीज आ जाती है, ध्यान दे बेटा, मेरे पास ये चीजें आ जाती हैं जिसमें मैं इन दोनों को हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, दिस वन इज हमारे पास दिस वन, ये टॉल राउंड हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ड्वार्फ रिंकल्ड, और ये मेरे पास टॉल रिंकल्ड हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, ड्वार्फ राउंड हो गया। यहां तक समझ में आ रही है? ये चार चीजें बनी थी, और चारों किस रेशियो में बनी थी, 1:1:1। इनको मैंने पेरेंटल बोला था, इसको पेरेंटल बोला था, इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट बोला था। तो मैंने कहा था कि अगर लिंकेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी और रेशियो 4:1 आएगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको कहा था अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो इसका मतलब होता है ये, लिंकेज प्रेजेंट होने का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी एक लोकस ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर एक लोकस ये रहा। तो दोनों लोकस, बोथ लोकस सेम क्रोमोसोम पे, बोथ जीन जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे, ऑन सेम क्रोमोसोम, ये हमने डिस्कस किया था। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। तो ये हमारे पास सेम क्रोमोसोम पर है, ये हमारे पास सेम क्रोमोसोम पर है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो ये जीनोटाइप और इस जीनोटाइप में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, इनकी अरेंजमेंट। यहां लिंकेज नहीं है और वहां लिंकेज है। तो क्या जीनोटाइप देखने से पता चलता है? नहीं, आप टेस्ट क्रॉस कराते हो, वो जो रिजल्ट है वो बताता है आपको कि क्या हुआ। तो उसमें आपके पास सिर्फ टॉल राउंड आए मान लो और ड्वार्फ रिंकल आए, तो आपने कह दिया लिंकेज है। रिजल्ट जो है ना बेटा वही बताएगा। मान लो आप टॉल राउंड को क्रॉस करा रहे हो, किससे, ड्वार्फ रिंकल से क्रॉस करा रहे हो, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि भाई जो टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड ही आ रहा है तो दोनों 1:1 की रेशियो में आया, तो इसका मतलब यहां पर लिंकेज है ना, लिंकेज है, इस वजह से ऐसा आया। तो जो रिजल्ट होता है वो बताता है क्रॉस का लिंकेज है कि नहीं। क्लियर है? तो जो हमने कल पढ़ा था उसको अब हम आगे ऑब्जर्व करके आगे बढ़ेंगे और हम उस पर बात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखें हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। फिजिकल मतलब जीन्स का साथ में होना, तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, जीन्स का साथ में होना, उसे हमने क्या बोल दिया? लिंकेज बोल दिया। तो व्हाट इज लिंकेज? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ लिंकेज? भाई लिंकेज का एक्सेप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज है, वैसे ही इसको लिख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशियो टेस्ट क्रॉस की क्या आती है? 4:1 आती है। क्लियर है? सही है, सही है। कितनी बार 1 आती है? 4:1, जिसमें पेरेंट कितने परसेंट होते हैं? 50%, रिकॉम्बिनेंट 50%। इतना आपको याद होगा, ठीक है, कल की क्लास से। अब आओ जरा, कौन से क्रॉस हम कराते हैं टू स्टडी लिंकेज? हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस कराते हैं और नॉर्मल डायहाइब्रिड। एक तो डायहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, है ना, और एक हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। तो मैंने आपको कल जो था वो टेस्ट क्रॉस से पढ़ाया था, ठीक है, टेस्ट क्रॉस से पढ़ाया था। तो टेस्ट क्रॉस अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, आप देख लो टेस्ट क्रॉस में अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी तो इसको, इसमें लिंकेज नहीं है तो ये चारों 1 आएंगे, जिसमें पेरेंटल कितने हैं? 50%। पेरेंटल कौन हो गए? टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल। ये पेरेंटल क्यों है? क्योंकि ये पेरेंट है, आप देख रहे हो, ये वाले दोनों पेरेंट है, इस वजह से ये क्या हो गए? पेरेंटल हो गए। ये हमने कल पढ़ा भी था। तो पेरेंटल कितना हो गया? 50%। रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया बेटा? 50%। यहां तक कोई डाउट नहीं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि लिंकेज का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन लोकस आ जाए। लिंकेज को पढ़ने का तरीका या तो टेस्ट क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू पढ़ सकते हो आप। क्लियर है? दूसरा मैंने आपको ये बोला था कि लिंकेज जो होती है उसमें अगर लिंकेज ना हो, जिसे हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं, या लिंकेज की एब्सेंस को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप टेस्ट क्रॉस कराते हो
तो पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50% आते हैं। ये तब है जब लिंकेज नहीं है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आओ जरा टेस्ट क्रॉस देखो। अगर टेस्ट क्रॉस में लिंकेज नहीं है तो मेरे पास, मैं बता तो रहा हूं आपको, यहां पे लिखा हमने रेशियो क्या आ गई, कौन सी रेशियो आती है बेटा? फिनोटिपिक, क्योंकि इसी में बदलाव आता है। तो फिनोटिपिक रेशियो 4 बार 1 आएगा, जिसमें पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50% है। और फिर हमने कहा था लिंकेज प्रेजेंट और नो क्रॉसिंग ओवर, सही है। तो उसमें क्या हो गया था, पेरेंटल 100% आ गया था और रिकॉम्बिनेंट आ गया था 0%। मतलब लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर ना हो। असल में क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, याद करो। क्रॉसिंग ओवर बेटा किस फेज में होता है? पैकेटिन में होता है। कहां होता है? पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर क्या था? मेरे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे उनके बीच में एक्सचेंज था। अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 100% आएंगे। अब क्रॉसिंग ओवर होगा, उस केस में क्या रेशियोज आती हैं उस पर अब डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्लियरली हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम यहां पर क्या क्या बात कर रहे हैं देख लो। हमने क्या किया, जब हम बात करेंगे कि लिंकेज टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है? लिंकेज नहीं है ना। ये वाले का क्या मतलब है? अगर टेस्ट क्रॉस की रेशियो ये आ रही है तो लिंकेज नहीं है। तो मैं जरा एक बार आपको तीनों को एक बार दिखा देता हूं। ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको 3 अलग अलग हिस्से में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम फोकस करके ध्यान से देखो। मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, सेम मैंने यहां लिखा। ठीक है, फिर सेम मैंने यहां लिखा। ठीक है, इस पहले केस को मैं लिख दूं लिंकेज एब्सेंट, लिंकेज एब्सेंट। इस दूसरे केस को लिख दो लिंकेज प्रेजेंट। उसके साथ लिखूं मैं नो क्रॉसिंग ओवर। और यहां पर मैं क्या लिख दूं? लिंकेज प्रेजेंट बट क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर? अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या देखने से ऐसे पता चल रहा है कि लिंकेज है कि नहीं? नहीं पता चल रहा। लिंकेज होना किससे पता चलता है? रिजल्ट से। ये चीज एग्री कर रहे हो? बताओ जल्दी से। इस चीज को एग्री कर रहे हो कि लिंकेज है? ये कैसे पता चलता है? रिजल्ट्स के थ्रू पता चलता है, जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको जब इससे क्रॉस कराया तो आपके पास क्या रिजल्ट आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से मुझे आइडिया लग जाएगा। तो मैंने ये देखा कि भाई ये टॉल राउंड है, तो आपको समझ में आया कि टॉल राउंड क्या होता है? पेरेंट होता है। ये ड्वार्फ रिंकल्ड है। तो ये दोनों मेरे पास क्या चीजें हैं? पेरेंट्स हैं। तो ऐसे ही यहां पर टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड ये पेरेंट्स हो गए। ड्वार्फ रिंकल्ड क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। ऐसे ही मेरे पास टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड मेरे पास क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। आप समझना इसे। ठीक है, अब मान लो मैं यहां पर कह रहा हूं कि लिंकेज नहीं है, तो आपको मैंने कहा कि इसकी रेशियो क्या आ गई? 4 आ गए थे, टॉल राउंड आ गया था, ड्वार्फ रिंकल्ड आ गया था। तो आप खुद से बताओ, ये टॉल राउंड, ये रहा ड्वार्फ रिंकल्ड, पेरेंटल आ गए, फिर टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया और ड्वार्फ के साथ राउंड आ गया। तो ये चारों किस रेशियो में आ गए? 1। आ रहा समझ? ये चारों किस रेशियो में आ गए? 1:1 की रेशियो में करके आ गए। तो मेरे पास, ध्यान दो बेटा, मेरे पास ये दोनों 1:1 मतलब 2 हो गए और ये दोनों 2 हो गए। तो पेरेंट वाले लगभग कितने आ गए? 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए? 50%।
इस रिजल्ट को आप कहोगे कि भाई लिंकेज एब्सेंट है, तो क्या हुई है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो सके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखो जरा, दूसरा मैंने आपसे कहा है कि लिंकेज प्रेजेंट है और कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। यहां लिखा है हमने नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर हमने यहां लिखा है। तो हमारे पास यहां टॉल राउंड है या ड्वार्फ रिंकल्ड है, ठीक है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर ना होने का क्या मतलब हुआ, ये देखो, ये मैंने ऐसे क्रोमोसोम बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और आपको पता है यहां मैंने कैपिटल टी, ध्यान दे बेटा, यहां मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर बनाया। अब आपको पता है ये G1 फेज का है, G1 याद है आपको, ऐसा। अब अगर मैं इसको G2 फेज का बनाऊं, मैं इसको क्या करूं, G2 फेज का बनाऊं ऐसे, तो कैसे बनाऊंगा ये देखो। अगर मैं G2 फेज का बनाऊं तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ध्यान दो, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ऐसे आ जाएगा कि नहीं, बताओ। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो सकती थी, यहां देखो इधर बेटा, देखो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो सकती थी। मैंने क्या किया है, यहां आपका स्मॉल आर है, यहां स्मॉल आर है, या स्मॉल टी है, इसके और इसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो मेरे पास दो ही गैमेट बने इसके, कौन कौन से बने, टी के साथ आर बना और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर बना, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, और तो कुछ नहीं बना, ठीक है, हाँ सर और कुछ नहीं बना। और इस वाले के गैमेट स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ टॉल राउंड आ गए और ड्वार्फ रिंकल्ड आ गए। तो अगर आप इसको कंपेयर करो आपस में, इससे कंपेयर करो, तो यहां टॉल राउंड भी आए, यहां ड्वार्फ रिंकल्ड आए, पर ये दोनों नहीं आए। तो इन दोनों को मैंने रिकॉम्बिनेंट बोला था। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, टॉल के साथ रिंकल्ड। तो मैंने कहा कि अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो मैं लिखूंगा पेरेंटल आ गए 100% और रिकॉम्बिनेंट आ गए आपके पास कितना, 0%, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं आया। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब क्या होता है, अब क्या हुआ ये भी समझ में आ गई मुझे बात, ठीक है, ये वाला केस। अब मैंने कहा कि लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो, मतलब ऐसा केस है और क्रॉसिंग ओवर हो, तो यहां हमने लिखा नो क्रॉसिंग ओवर, और यहां पर हमने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है आपको पता है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया ऐसे, ये क्रॉसिंग ओवर होती है, ऐसे आप देख पा रहे हो, ये क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जैसे मान लो यहां स्मॉल टी स्मॉल आर, ये तो ऐसे ही रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, किसके बीच में हुई है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो यहां कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी, तो कैपिटल टी के साथ देखो, कैपिटल टी के साथ जो ये कैपिटल आर है वो इधर चला जाएगा, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर इधर चला जाएगा। उसकी वजह से एक तो टी आर आपका बना ये, फिर टी के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये समझ में आ रहा है। तो ये चार अलग अलग तरह के बन गए। ये तो वैसे ही बन गए जैसे ये आया, ठीक है, बिल्कुल वैसे बन गए। तो क्या रिजल्ट बिल्कुल वैसा आ जाएगा, नहीं, हम देखेंगे क्या, हम यहां पर ये बोलेंगे कि ठीक है क्रॉसिंग ओवर हो गई तो इससे रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे, क्या आने लगेंगे, रिकॉम्बिनेंट आने लगेंगे। तो मेरे पास जो गैमेट्स आए देखो क्या आ गए, टी के साथ आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। तो ये जो बीच में गैमेट लिखे हैं मैंने, कैपिटल टी कैप में, तो यहां पे स्मॉल टी स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ये टॉल राउंड हो गया और ये मेरे पास हो गया ड्वार्फ रिंकल्ड। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। और ये मेरे पास मैंने क्या लिख दिया, टॉल रिंकल्ड, और ये ड्वार्फ राउंड हो गया। अब मन में ये सवाल आता है कि यार ये तो बिल्कुल वैसा ही आ गया जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, पूरी बात आप समझेंगे।
अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो पेरेंटल 50 और रिकॉम्बिनेंट 50 आते हैं, लेकिन लिंकेज होके जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये चारों आ तो जाएंगे, मतलब हमारे पास क्या होगा, ये चार तरह के आ तो जाएंगे, मतलब टॉल राउंड, टॉल रिंकल, डॉर्फ रिंकल, डॉर्फ राउंड, पर उसमें रेशियो कुछ ऐसी आए करेगी। मतलब क्या हुआ, ऐसी रेशियो आएगी जिसमें ये साइड वाले ज्यादा होंगे, बीच वाले कम होंगे। तो अगर आपको रेशियो ऐसी मिले, इस तरह की मिले, तो आप कहोगे लिंकेज नहीं है ना। और अगर आपको रेशियो ऐसी मिले जिसमें बीच वाले दोनों 0 हैं और ये 1 मिले, आप कहोगे लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। और अगर आपको ऐसी रेशियो मिले जिसमें पेरेंट वाले ज्यादा हों, साइड वाले ज्यादा हों ये दोनों, और बीच में कम हो, तो आप कहोगे लिंकेज है पर क्रॉसिंग ओवर क्या हुई है, हो गई है। क्लियर है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। पर मेरे दिमाग में एक चीज और समझ में आती है, ध्यान से सुनेंगे, मेरे दिमाग में ये समझ में आती है कि लिंकेज होना और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या रेशियो हमेशा ये आएगी। रेशियोज कैसे डिसाइड होती है इसकी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 बार 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंकेज नहीं है, 50-50% आ गया। इसमें 1-0-0-1 आ रहा है, मतलब इसको मैं 1:1 भी लिख सकता था। अगर ऐसा आ रहा है तो मैं कहूंगा लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। लेकिन ये वाली जो रेशियोज हैं ये कैसे आती हैं, ये मुझे समझना है। आपको क्लियर हो रहा है ये कैसे आती है? तो मैं एक छोटा सा आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अगर लिंकेज नहीं होती, जिसे आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हो, उस केस में मेरे पास पेरेंटल 50%, रिकॉम्बिनेंट 50% आते हैं। यहां आ जाओ, अगर लिंकेज हो मतलब है और हमारे पास कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है ना, लिंकेज है ही नहीं तो वो आएगा, कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो तो सारे के सारे पेरेंटल आते हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नए कॉम्बिनेशन बनाती है, पर क्या वो इतने बना सकती है कि इसके बराबर ले आए? नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर होना किस बात पे डिपेंड करता है और ये रेशियोज क्या आ सकती हैं, ये अब सोचने का विषय है, ये आपको अपने दिमाग में लाना है। अब मेरी बात को, लेक्चर को एक सेकंड रोककर दिमाग में ये चीजें सोचो। ये आपके सामने जो बोर्ड पर है, इनको एक सेकंड, 1 मिनट के लिए आप पॉज करके देखो इन्हें, है ना, इन्हें देखो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों ज्यादा होने का मतलब पेरेंटल ज्यादा है, बीच वाला कम है, तो ये रेशियो क्या आएगी, कुछ ऐसी आएगी। अभी देख लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान दो बेटा, मैं आपसे कहूं कि देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर का जो चांस होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। जैसे यहां पर डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस क्या है बेटा? कम है, तो यहां पर लेस चांस होगा क्रॉसिंग ओवर का, लेस चांस होगा क्रॉसिंग ओवर का। अगर चांस कम होगा क्रॉसिंग ओवर का तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे, रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे? लेस आएंगे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं बताओ? तो रिकॉम्बिनेंट हमारे पास क्या होंगे? कम आएंगे। ध्यान से समझ लो, अगर मेरे पास, ध्यान दे बेटा, ये देख रहे हो, ये देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मोर इज डिस्टेंस, उतने ज्यादा मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उतना ज्यादा चांस है किसका? क्रॉसिंग ओवर का, और उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आएंगे, मोर रिकॉम्बिनेंट। मैं आपको एक रेशियोज देता हूं, देखो, मान लो मैंने आपको 2 रेशियो दे दी, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखें, मैंने आपको एक रेशियो ये लिखी, देखो एक चीज समझो, एक रेशियो मैंने मान लो आपको ये लिखती 3, 1, 1 और 3, ये रेशियो लिखती। आपको पता है कि ये साइड वाले दोनों पेरेंटल हैं, तो पेरेंटल कैसे निकालोगे? इसका सम कितना आ रहा है मुझे बताओ, 8 आ रहा है कि नहीं? तो पेरेंटल कैसे निकालोगे? ये साइड वाले दोनों पेरेंटल हैं, तो वो 6/8 हो गया, लगभग 75%। रिकॉम्बिनेंट कैसे निकालोगे? ये दोनों बीच में रिकॉम्बिनेंट है, तो 2/8 लगभग 25%। ठीक है, ये हमने करा। एक रेशियो मैंने आपको ऐसे लिख के दी,
आप देखो जरा मेरी बात, ऐसे लिख के दी। तो इसमें पेरेंटल कैसे निकाला आपने? पेरेंटल आप निकालोगे ऐसे, पेरेंटल आप निकालोगे 14/16, आप समझ रहे हो, 14/16। और रिकॉम्बिनेंट कैसे निकालोगे? 2/16। तो ये 2/16 को हम क्या, इसमें 14/16 को कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से। 14/16 को किस तरीके से आप लिखोगे, आप खुद देखो बेटा। 14/16 और 2/16, तो 14/16 को आप लिखोगे 87.5% और इसको आप लिखोगे 12.5%। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, ध्यान से देखें, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये डिस्टेंस कम है तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम है, रिकॉम्बिनेंट कम है। तो यहां देखो रिकॉम्बिनेंट कितने लिखे, 12.5, ठीक है। यहां पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, कितने लिखे, 25% लिखी। ये मैंने आपको रेशियो अपने पास से दी है, आपको ये कोई कैलकुलेट नहीं करनी, मैंने दी है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि मेरे पास क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेंट का आना कितने परसेंट आएंगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, ठीक है। और ये कभी भी 50% से ज्यादा नहीं आ सकता, समझो इसे, और हमेशा समझो, क्योंकि 50% मैक्सिमम वैल्यू है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को दिमाग में यह बिठाना है कि भाई अगर आपको कोई कहता है कि रिकॉम्बिनेंट 12% है और रिकॉम्बिनेंट 25% है, तो जो 25% वाला है वहां डिस्टेंस ज्यादा है लिंक जीन में एज कंपेयर टू दिस। ये चीज समझ पा रहे हो, क्लियर है। डिस्टेंस और कम हो जाएगा तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट की और कम हो जाएगी। रिकॉम्बिनेंट 0 से ज्यादा और 50 से कम ही रहेंगे। अगर 50% आते हैं तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और 0% आते हैं तो इसका मतलब ऐसी लिंकेज है जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्लियर हुई कि नहीं बात? तो आपको अपने दिमाग में ये रिजल्ट्स बिठाने हैं। पहला कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो रिकॉम्बिनेंट की अधिकतम वैल्यू जो कि 50% है वो हमें मिल जाएगी। अगर मेरे पास क्रॉसिंग ओवर होती है लिंकेज के बाद तो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू कहीं 0 से 50 के बीच में आएगी, पर कितनी आएगी ये निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है। यदि डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम आ सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये आएंगे 0 और 50% के बीच में। क्या ये बातें क्लियर हैं कि नहीं? आपको सोचो, क्या ये बात क्लियर है? बताओ जल्दी से, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे को समझ में आना चाहिए। अब जरा ये देखो बेटा, यहां पे समझो, यहां पे समझो। अब हमने यहां पर ये बोला कि रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू इससे इसके बीच में आएगी। अब जरा समझो, हम क्या करते हैं बेटा, लिंकेज दो तरह की लिखते हैं। एक लिखते हैं हम ऐसी लिंकेज जिसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब होता है, समझें इसे। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि मेरे पास क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स इतनी ज्यादा पास हैं, ध्यान दो बेटा, यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी और स्मॉल बी है, इतनी ज्यादा पास है लिंक जीन कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। नो क्रॉसिंग ओवर। अगर नो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल तो उस केस में ध्यान दें, उस केस में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पेरेंटल मेरे पास 100% आएगा और रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 0% आएगा। यह समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और अगर मैं आपको लिख रहा हूं इनकंप्लीट लिंकेज, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया इनकंप्लीट लिंकेज। तो इनकंप्लीट लिंकेज में मेरे पास, ध्यान दे बेटा, मेरे पास क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि डिस्टेंस इतना होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल। तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़ा सोचने के हैं। सुन लो ध्यान से, जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे समझो। तो रिजल्ट में क्या आएगा बेटा, रिजल्ट में मेरे पास रिकॉम्बिनेंट जो आएगा वो मोर देन 0 आएगा, मोर देन 0%।
और लेस देन 50%, क्योंकि 50% तब आता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो जो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू है, आप समझे ध्यान से, वो 50 से छोटी आएगी और 0 से बड़ी आएगी। ये चीज समझ में आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं पेरेंटल की बात करूं तो पेरेंटल जो होगा बेटा वो क्या आएगा, वो मोर देन 50 आता है, क्योंकि 50 लोवेस्ट वैल्यू होती है पेरेंटल की। मोर देन 50% आएगा और लेस देन 100 आएगा। लेस देन क्या आएगा, 100% आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे पेरेंटल जो है वो 100 से कम है और किससे ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। ये चीज समझ में आ रही है। ऐसे लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इनकी रेशियोज कुछ ऐसे आती हैं, ध्यान दो। इनकी रेशियो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो रेशियोज मैं लिख रहा हूं, ये रेशियो मैं रेंडमली लिख रहा हूं, पर इसमें एक चीज समझ में आ रही है, ये साइड वाले ज्यादा हैं, साइड वाले पेरेंटल हैं और बीच वाले क्या हैं, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। ये रेशियोज मैं रैंडम लिख रहा हूं, ये अपने आप लिख रहा हूं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, अब यहां से मुझे एक चीज और समझ में आई कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज का मतलब समझो। लिंकेज वर्ड का मतलब होता है हाउ क्लोज अ जीन, जीन कितनी पास है, हाउ क्लोज अ लिंक जीन आर, जो लिंक जीन है वो कितनी पास है, उसे लिंकेज कहते हैं। या एक और वर्ड लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से सुने। हाउ क्लोज आ जीन मतलब हम लिखेंगे मोर क्लोज आ जीन या मोर लिंक्ड आर टू जीन। भाई दो जीन, कैपिटल ए कैपिटल बी, कितनी पास है या कितनी लिंक्ड है, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। खुद से सोचो, जीन जितनी ज्यादा पास होंगी, जीन जितनी ज्यादा पास होंगी, उतना कम चांस होगा क्रॉसिंग ओवर होने का। तो लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के। आप जरा ये देखो बेटा, ये देखो, आप खुद से देखो इस चीज को। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ध्यान दें बेटा, ये क्रोमोसोम है, इस पर ये ए है और ये बी है। दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, मैंने यहां पर एक और दोबारा एक और बना दिया। यहां पर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप खुद देखो, ये ज्यादा पास है, ये दूर है थोड़ा, तो हम यहां पर लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितनी पास है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज का मतलब हाउ मच क्लोज, हाउ मच क्लोज, यहां ज्यादा क्लोज है। आपको समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को सिंपल लिंकेज लिखते हैं। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना क्रॉसिंग ओवर के। आप खुद देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, क्रॉसिंग ओवर के। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके बेटा, क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। समझो इस चीज को, क्लियर है, क्लियर है, ध्यान दो। तो हमने क्या लिखा, ध्यान से समझो। हमने लिखा कि जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा दूर होगी उतने चांस होंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग लिंकेज या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो मेरे पास लेस चांस है क्रॉसिंग ओवर का। दूसरा देखो, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिकॉम्बिनेंट के। भाई आप खुद से बताओ, मुझे खुद से बताओ, यहां पर मोर चांस है क्रॉसिंग ओवर का, खुद बताओ। हां सर ज्यादा चांस है। तो अगर ज्यादा चांस है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आएंगे कि नहीं, हां सर ये ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि वहां पर क्या है,
लिंकेज कम है। लिंकेज का मतलब उनके बीच की जो दूरी है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब सॉरी, उनके बीच का जो स्ट्रांग होने, मतलब उनके पास होने का जो एबिलिटी है वो कम है। लिंकेज लेस होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है ना। स्ट्रेंथ समझ में आता है, कितनी पास हो सकती है, ये बात कम है। सो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है। तो अगर आप ये सारी बातें समझ सकें तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक रिलेशन बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉसिंग ओवर के, है ना, क्रॉसिंग ओवर के चांस के, इसके चांस के। क्लियर है? और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिकॉम्बिनेंट के। इसीलिए रिकॉम्बिनेंट और चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? ये ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन बनवाएंगी। क्लियर है? लिंकेज शब्द का मतलब होता है कितने पास हैं। जितने पास होंगे चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होगा, रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे। जितना ज्यादा चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा उतने रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ये बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। क्लियर है? इसको अगर मैं एक चार्ट का रूप दे दूं तो देखो आप सोच पा रहे हो कि नहीं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो उस केस में टेस्ट क्रॉस की रेशियो कितनी आती है, बताना मुझे। हां सर, ये आती है। जिसमें पेरेंटल कितने आते हैं सर? 50% आते हैं। रिकॉम्बिनेंट कितने आते हैं सर? हमारे पास 50% आते हैं। सही हो गई बात। अब मैंने लिख दिया इनकंप्लीट लिंकेज। इनकंप्लीट लिंकेज का मतलब है क्रॉसिंग ओवर होगी पर वो डिपेंड करेगा, बट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। समझो इस बात को। क्लियर है? सही है ये चीज? क्लियर? तो इसको हमने कहा ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन पे। तो मैंने कुछ रेशियोज लिख दी आपके लिए, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ रेशियोज लिख दी। एक रेशियो ये लिखी, एक रेशियो ये लिखी और एक रेशियो ये लिखी। अगर आप इन तीनों रेशियो को देखो, धीरे धीरे मैं पेरेंटल बढ़ा रहा हूं, सही है? तो यहां पेरेंटल अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? चारों को ऐड करो और पेरेंटल ये साइड वाले दोनों होते हैं, जैसे इसमें ये साइड वाले थे तो पेरेंटल 75% आएंगे, रिकॉम्बिनेंट 25% आ रहा है। यहां निकालोगे तो पेरेंटल कितना आ जाएगा? बेटा ये रेशियोज मैंने रैंडमली ली है खुद अपने पास से, ये आपको कैलकुलेट करके निकालनी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि जैसे पेरेंटल कैसे बढ़ रहा है। पेरेंटल यहां पर 87.5 आएगा, रिकॉम्बिनेंट आ गया 12.5। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये टोटल 8 है, इसका सम 16 है। अब देख लो, दिस इज 16 एंड दिस इज 32, तो उसी हिसाब से ये हाफ होता चला जा रहा है। पेरेंटल कितना हो गया यहां पे? 93.75, ठीक है, और यहां रिकॉम्बिनेंट हो गया 6.25। अब आप ध्यान से देखो, रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम वैल्यू घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास, ध्यान से सुने, लिंक जीन का कम हो रहा है। अब डिस्टेंस इतना कम हो जाए लिंक जीन का कि मेरे पास रेशियो ये आ जाए, है ना, उस केस में पेरेंटल 100% आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट 0% आ जाएंगे। क्लियर है? रिकॉम्बिनेंट कितना आ जाएगा? 0%। और अब हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है, ध्यान दे, अब हम यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं कि हम इस तरीके से देखेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास लिंक जीन का कम हो रहा है। आप समझो इस चीज को, हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान दो बेटा, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन क्या घट रहा है? लिंक जीन डिक्रीज हो रहा है। लिंक जीन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। या आप लिख सकते हो लिंकेज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। लिंकेज क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस वजह से मेरे पास क्या हो रहा है? आप देखो, पेरेंटल बढ़ रहे हैं। अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी तो पेरेंटल इंक्रीज हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट घट रहा है। आप देख पा रहे हो, पैटर्न दिख रहा है आपको, रिकॉम्बिनेंट घट रहा है।
और फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसा केस आ जाएगा जिसमें रिकॉम्बिनेंट 0। तो रिकॉम्बिनेंट की रेंज देखो किसके बीच में आई, 0 से 50। दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। पेरेंटल कितना आया, 50 से 100। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। अब ये ग्राफ आपको समझा रहा है कि अगर कोई भी रेशियो आती है जिसमें रिकॉम्बिनेंट आए जरूर, वो आप इनकंप्लीट लिंकेज में रखोगे, कंप्लीट लिंकेज में ऐसा आएगा, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये लिंकेज की एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। अब यहां से मुझे एक चीज धीरे धीरे समझ में आ गई, यहां तक ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, धीरे धीरे जीन पास आती जा रही है। एक ऐसा केस जब अलग अलग क्रोमोसोम पे थी, धीरे धीरे वो एक ही क्रोमोसोम पर हो गई। अब ये क्या हो गया, इतनी पास आ गई कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब है, नो क्रॉसिंग ओवर। इतनी ज्यादा पास आ गई, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0। ये आपकी बेस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब आप इसको सोचो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप इसको सोच सकते हो। क्लियर है? तो अभी तक जो मैंने पढ़ा वो आपको ये क्लियर हो गया है, ये चीज क्लियर हो गई, ध्यान दे बेटा, ये चीज क्लियर हो गई है कि जो लिंकेज है जिसे आप कहते हो कितनी पास जीन्स हैं, ये चीज क्लियर हो गई है। देखो, लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने पीछे भी लिखा है क्रॉसिंग ओवर से। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं बताओ, ठीक है। और चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेंट के। ध्यान से देखना बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताना, मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया आपके लिए, ध्यान दो, और एक ये ड्रॉ किया, ठीक है, हां सर। यहां पर ए बी ये लिखा है, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। ये जो डिस्टेंस है और ये कंपेयर करो, ये ज्यादा है ना, तो मैं लिख सकता हूं कहीं ना कहीं, आप अगर ध्यान से देखो, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से है कि नहीं बताओ, ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, जितना ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस, उतना ज्यादा चांस है, मोर चांस, और उतने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो मुझे एक चीज सोच के बताओ जरा, आप खुद से सोचना, अभी से खुद से सोचना। अच्छा, ये इनवर्सली क्यों है बेटा, यहां पर है कि कितना कम डिस्टेंस है। ये वाली जो बात है ना लिंकेज, इसका मतलब है हाउ क्लोजली प्रेजेंट। लिंकेज शब्द का मतलब होता है हाउ क्लोजली प्रेजेंट, ये डिस्टेंस नहीं होता, ये इनवर्सली बात करता है डिस्टेंस को लेके। यहां देखो, जितना ज्यादा डिस्टेंस है ये रहा, उतने ज्यादा चांस है, उतने रिकॉम्बिनेंट है। तो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट और ये रिलेटेड हो गए भाई, कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया। तो एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन के स्टूडेंट, उनका नाम था स्टर्टीवेंट। क्या नाम था, स्टर्टीवेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी थी उसको डायरेक्टली रिलेट कर दिया डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब लिंक जीन। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर दूरी ज्यादा है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि चलो मान लो 10% रिकॉम्बिनेंट है, तो क्यों ना मैं इसको 10 की यूनिट रख दूं। यूनिट समझ में आता है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, 10 यूनिट का डिस्टेंस रख दूं। मान लो 15% रिकॉम्बिनेंट है, तो उसे डिस्टेंस रख दूं 15 यूनिट का। तो एक तरीके से एक साइंटिस्ट थे जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। उन्होंने कहा कि यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेंट के, क्यों ना हम रिकॉम्बिनेंट और डिस्टेंस को पैरेलल रख दें। सोचो इस बात को। तो इन्होंने ये काम किया, इन्होंने इस डिस्टेंस को इसके पैरेलल रख दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज मैप। तो लिंकेज मैप किसने बनाया, मैं लिखूंगा अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट कौन है, ये स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन।
स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, हां सर, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेट किया, रिलेटेड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी विद रिलेटिव, नॉट रियल, रिलेटिव समझ में आता है, रिलेटिव, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, इनके बीच में एक रिलेटिव डिस्टेंस की बात की। जैसे कि उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, अगर इस क्रोमोसोम पे दो लिंक जीन के बीच की दूरी, ये देखें जरा, दो लिंक जीन के बीच की दूरी कैपिटल टी मान लो यहां है, देखो बेटा खुद से, मान लो यहां कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है और यहां कैपिटल आर और स्मॉल आर है। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों जब रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, मान लो 20% रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो 80% पेरेंटल बनाते होंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा मान रहे हैं बेटा, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मान लो इनका रिकॉम्बिनेंट जो है वो मान लो 20% है, तो मैं क्या कह दूंगा कि डिस्टेंस जो है उसको 20 यूनिट कह दूंगा, 20 यूनिट का डिस्टेंस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिट लिख दी, उन्होंने कहा कि जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट है उसको उन्होंने एक मैप यूनिट बोला, मैप यूनिट, या नाम दिया 1 सेंटीमॉर्गन, ऐसा नाम दे दिया। आप समझो ध्यान से, 1 सेंटीमॉर्गन, एक इस तरीके से रिलेट कर दिया। भाई देखो आपको ये चीज हमेशा से पता है कि सेंटीमीटर मीटर तो एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब हम रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं तो अपनी मर्जी से कोई यूनिट बना सकते हैं जिसमें आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 20% रिकॉम्बिनेंट को डिस्टेंस को 20 यूनिट मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट मान लो 20% है, तो उसे मैं कहूंगा 20 मैप यूनिट या 20 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? जैसे मान लो, अब मैं कहूंगा कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे आपको ही पता है कि भाई क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने कहा कि भाई ए है, यहां पर स्मॉल ए है, दूसरा क्या हुआ बी है, स्मॉल बी है, यहां पे डी है और स्मॉल डी है। अब आप मेरे को खुद से देखो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों के बीच में कम है, बताओ, ठीक है? हां सर। तो मान लो यहां मैं लिख देता हूं 25% रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं और यहां बन रहे हैं मान लो 10% रिकॉम्बिनेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन इज 25 सेंटीमॉर्गन। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कितने थे? 25%। ये क्लियर है कि नहीं? बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 25% आ गया, 25 सेंटीमॉर्गन। अब देखो जरा, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन, मेरे पास बी एंड डी जीन इज कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन। क्योंकि हमारे पास कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है? रिकॉम्बिनेंट 10% है। ये देखो, ये रहा, ये डिस्टेंस 10%, इसलिए 10 सेंटीमॉर्गन। तो मैं समझो ये क्या कह रहे हैं, हम जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है उसको हम किस में लिख रहे हैं बेटा? उसको हम लिख रहे हैं सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट में। ये काम किया था। देखो, इससे दो फायदे होंगे। पहला, मैं क्या कर सकता हूं, मैं रिकॉम्बिनेंट से डिस्टेंस बता सकता हूं, अप्रॉक्स डिस्टेंस। दूसरा क्या है कि मुझे आइडिया लग जाएगा इनकी पोजीशन कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ए और बी के बीच में 25 है, बी और डी के बीच में 10% है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए और डी के बीच का भी निकाल सकता हूं, दोनों को ऐड करके। क्लियर? इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो सीक्वेंस है वो क्या दे रखा है। जैसे मान लो आपने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, आपने क्या किया, आपने ए और बी के बीच में एक्सपेरिमेंटली निकाला कि 25% रिकॉम्बिनेंट है, बी और डी के बीच में निकाला 10% है,
ए और डी के बीच में निकाल लिया, लगभग 35% है, ये आपने क्रॉस करके निकाला। अब क्या आप इससे पोजीशन बता सकते हो कि नहीं? आप पोजीशन भी तो रख सकते हो। तो जो ये काम किया गया है इसे लिंकेज मैप कहते हैं। लिंकेज मैप क्या होता है? लिंक जीन की रिलेटिव पोजीशन। तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपको देखूं ये वर्क ने क्या हेल्प की, ध्यान से सुनेंगे। लिंकेज मैप है क्या, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्टर्टीवेंट ने क्या क्या काम किया? तो स्टर्टीवेंट ने किया सबसे पहले काम किया कि उन्होंने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज को, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज लगभग एक जैसी चीज होती है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया, डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन के बीच में। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? ये किया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड लिंकेज मैप। लिंकेज मैप क्या होता है? मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुने, मैं आपसे कहूं कि आप क्लास में हो, मैं आपकी और आपके दोस्त के बीच की, मान लो 3 लोग खड़े हैं क्लास में ऐसे, मेरे को इनके बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं नापना, पर रिलेटिव डिस्टेंस नापना है। मुझे नहीं पता सेंटीमीटर में क्या डिस्टेंस है, पर मुझे यह पता है कि अगर इसमें 20 मैप यूनिट है तो इसमें 10 यूनिट का डिस्टेंस है। रिलेटिव नापते हैं, सही है। उससे क्या होता है, पोजीशन बता सकते हैं क्रोमोसोम पर जीन कहां होगी। तो ये किया उन्होंने, तो इन्होंने ये किया, ही ऑल्सो प्रिपेयर लिंकेज मैप वेयर रिलेटिव पोजीशन, रियल पोजीशन नहीं, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? एक दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स, उसको उन्होंने प्रिडिक्ट करा, ऐसा उन्होंने किया। इसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज मैप कहते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है। तो लिंकेज मैप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चन ये आएगा ऐसे, मान लो 2 जीन दे दी या 3 जीन ले लेते हैं, ध्यान दे बेटा, 3 जीन ले लेते हैं, ए, बी और सी। उसके बाद कहेगा कि रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज बिटवीन ए एंड बी इज 40%, ठीक है। बी एंड सी इज 10%, ठीक है। एंड ए एंड सी इज बेसिकली, ए एंड सी इज हम लिख सकते हैं 30%। अब कहेगा ड्रॉ लिंकेज मैप। अब सोचो हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ए और बी के बीच में कितना दे रखा है? 40%। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बताओ कितना आ गया बेटा? डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमॉर्गन, 40 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस आ गया। हां सर ठीक है, 40 सेंटीमॉर्गन आ गया, हां सर ये ठीक है। अब मान लो आपके पास बी और सी के बीच में मेरे पास कितना परसेंट दे रखा है? 10। तो यहां पर डिस्टेंस कितना आ गया? परसेंटेज को सीधे डिस्टेंस में लिख दिया, डिस्टेंस कितना आ गया? 10 सेंटीमॉर्गन। अब मेरे पास ए और सी वो कितना दे रखा है? 30%। तो डिस्टेंस कितना आ गया? मेरे पास आ गया 30 सेंटीमॉर्गन। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रोमोसोम पे ड्रॉ करेंगे। देखो इसको क्रोमोसोम पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जब हम क्रोमोसोम पे ड्रॉ करेंगे तो मुझे क्या देखना है बेटा? सीक्वेंस बताना है, क्या कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो मैं देखना स्टार्ट करता हूं। मुझे एक चीज बताना, देखो मान लो मैंने यहां ए लिख दिया, मैंने यहां बी लिख दिया जो कि कितना है? 40 है। फिर बी के बाद मैंने सी लिख दिया जो 10 है। अब मुझे बताओ, अगर बी और सी में 10 लिख रहा हूं तो क्या ए सी 50 है? देखो जरा, नहीं, ए सी तो 30 है। तो फिर तो ये गलत हो गया ना। तो सही फिर सीक्वेंस क्या आएगा? सही सीक्वेंस देखो कैसे आएगा। ये गलत क्यों हुआ समझो ध्यान से। अब देखो
मान लो ए लिख दिया और मैंने बी लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया 40 सेंटीमॉर्गन, सही है। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में मैंने कहीं पर सी लिख दिया यहां। तो अगर मैं सी बीच में लिखूंगा तो ए और सी के बीच में 30 सेंटीमॉर्गन हो गया, सी और बी के बीच में कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब ये ऐड करके 40 आ गया ना। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आ गया, आप खुद देखो जीन का करेक्ट सीक्वेंस आ गया आपके पास, कैसे वो आ गया हमारे पास, आप खुद देखो आ गया ए सी बी। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप ए बी 40 लिख रहे हो और बी सी कितना लिख रहे हो 10, तो ये मिलके टोटल ए सी कितना हो गया 50 हो गया। तो पहली बात तो 50 आ ही नहीं सकता। दूसरा आप खुद देखो, पर ए सी गिवन कितना है, ए सी कितना गिवन है यहां पर, कहां गया, ए सी 30 दे रखा है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये वाला सीक्वेंस गलत हो गया, ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो आपको क्या आएगा, इस तरीके से सीक्वेंस निकालना आ जाएगा। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सीक्वेंस निकालना आ जाएगा, दूसरा आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा। पर अपने दिमाग में आपने ये बिठा लिया कि स्टर्टीवेंट ने क्या किया था, जो रिकॉम्बिनेंट है उनको डायरेक्टली सेंटीमॉर्गन एक यूनिट दे दी थी कि भाई 5% रिकॉम्बिनेंट का मतलब 5 सेंटीमॉर्गन। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब जरा ये देखो, ये आपके पास है। अब देखो, जैसे 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू एक मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन। मान लो ए और बी के बीच में क्या है, 20 सेंटीमॉर्गन है। इसका मतलब ए एंड बी के बीच में 20% रिकॉम्बिनेंट है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो पेरेंटल कितने परसेंट होंगे, ये भी तो कर सकते हो, पेरेंटल 80% होंगे। हां सर, इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में कितने परसेंट आ रहा है, 10% रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल कितने आएंगे, 90% आ जाएंगे। आप इससे मैप यूनिट से ये भी निकाल सकते हो। तो ए और सी के बीच में ये ऐड हो जाएगा, ये 30 आ गया। ठीक है, ए और सी के बीच में कितना आ गया, 30 सेंटीमॉर्गन आ गया। ये डायरेक्टली ऐड भी हो सकता है, क्लियर है, जो 30% रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल कितना आ गया, 70% आ गया। आप देख लो खुद से, ऐसे कर सकते हैं आप, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा। देख लो, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन इज 20 सेंटीमॉर्गन, दो लिंक जीन के बीच में 20 सेंटीमॉर्गन है, क्लियर है। गिव परसेंटेज ऑफ दिस इन टेस्ट क्रॉस, ये मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मान लो क्रोमोसोम है, इस पे ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमॉर्गन। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट कितने प्रतिशत है, रिकॉम्बिनेंट है हमारे पास 20%। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसके पैरेलल एक और क्रोमोसोम होगा कि नहीं, हां सर होगा। वहां मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, क्लियर है। अब मुझे बताओ, आपको मैंने ये चीज पढ़ा रखी है कि नहीं, अगर आप इसका टेस्ट क्रॉस बनाते हो इससे, तो आपके पास क्या आता है, एक तो इसके जैसे दो आते हैं बिल्कुल, जिनको आप पेरेंटल लिखते हो, हां सर इनको पेरेंटल लिखते हैं। और रिकॉम्बिनेंट कैसे आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे लिखते थे रिकॉम्बिनेंट, याद करो। देखो, मान लो इसके गैमेट आपने टी और आर लिखा, इसका स्मॉल टी स्मॉल आर लिखा था, तो यहां क्या लिखोगे, स्मॉल टी कैपिटल आर करके। तो आपके पास ये क्या आता था, आप देखो खुद से देखो, आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर आप रिकॉम्बिनेंट में लिखते थे कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट होते थे, जिसमें यहां दोनों स्मॉल होता था, ये वाला हेट्रोजाइगस, यहां हेट्रोजाइगस, यहां स्मॉल। ऐसे ही अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस अज्यूम कर लूं, इसका मैं टेस्ट क्रॉस आपको कहूं कि अज्यूम कर लो, आप अज्यूम कर लो, तो आपके पास क्या ऐसा नहीं आएगा टेस्ट क्रॉस में, बिल्कुल ऐसे कंपेयर करो, ऐसा आएगा कि नहीं बताओ। तो उसमें ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों मिला के कितने परसेंट दे रखे हैं, 20%। तो इसमें से कोई एक निकालना हो तो हाफ कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 10%। आप खुद देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20% है, मतलब 20% रिकॉम्बिनेंट मान लिया, मतलब 20% आ गया।
तो 20% रिकॉम्बिनेंट इन दोनों को मिलाकर है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग ये रिकॉम्बिनेंट होते तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गए, तो दोनों मिला के 20% है, तो कोई एक निकालना हो तो आधा करके निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, सही है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला आपको ये वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे मुझे ये बता दो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ये बता दो, फिर आप बता दो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, ऑल्सो परसेंटेज। परसेंटेज भी बतानी है। ठीक है, ये कर लोगे, क्लियर है, सही है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, पर पहले मैं आपको लिंकेज ग्रुप बता दूं क्या होता है। ठीक है, लिंकेज ग्रुप समझ लो क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स होती हैं वो एक ग्रुप का हिस्सा होती हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो व्हाट इज लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है सर, 23 पेयर। तो वो जो एक क्रोमोसोम है ना, पेयर का एक क्रोमोसोम, वो एक लिंकेज ग्रुप काउंट होता है। जैसे हमारे अंदर ह्यूमन में 23 लिंकेज ग्रुप है। लिंकेज ग्रुप का मतलब एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स हैं वो एक ग्रुप का हिस्सा होती हैं, जिनके बीच में लिंकेज होती ही है। जैसे मान लो इस क्रोमोसोम पे जो जीन है इनमें लिंकेज तो होगी ही, और इस वजह से इनके रिकॉम्बिनेंट हमेशा 50% से कम आएंगे। तो व्हाट इज लिंकेज ग्रुप, तो हम ये लिखेंगे कि जैसे ये क्रोमोसोम है, तो जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसे दो लिंकेज ग्रुप नहीं मानोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के लिए बात करते हैं। तो ये एक कैरेक्टर हो गया, 2 3, तो ये एक लिंकेज ग्रुप काउंट होता है। तो जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम पेयर कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप बनाता है। मतलब ये एक लिंकेज ग्रुप है। आपको मैं क्या बात समझा रहा हूं, इसको समझो बेटा ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लिंकेज ग्रुप में ऐसा नहीं है कि आप इसको और इसको अलग काउंट करोगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये कैरेक्टर सेम है बेटा। ये क्या है, हमारे पास कैरेक्टर सेम है, इस वजह से। अब ये जैसे क्या है, लिंकेज ग्रुप मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी डी ये एक लिंकेज ग्रुप का हिस्सा है, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट हमेशा 50% से कम आएंगे। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, जीन ऑफ वन लिंकेज ग्रुप गिव रिकॉम्बिनेंट लेस देन 50%, लेस देन 50%। यहां पर आपको क्या कंफ्यूजन होगी, ह्यूमन में 46 लेने हैं कि 23। सुन लो ध्यान से, हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर को कंसीडर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लिखते हैं कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन में आपको पता है मेल में 24 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई अलग अलग है ना, 25 टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं 23 टाइप। फीमेल में हम लिखते हैं 23 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो इसीलिए ह्यूमन में मेल और फीमेल का हम लिंकेज ग्रुप अलग अलग लिखते हैं। यहां 24 आ जाता है, यहां 23 आ जाता है। पी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n = 14, तो लिंकेज ग्रुप 7 आएगा। हैप्लॉइड वाला लेते हैं बेटा, लिंकेज ग्रुप कितना आएगा, 7, है ना, एक टाइप के क्रोमोसोम। मेज में 20 होते हैं बेटा, तो लिंकेज ग्रुप मेरे पास आ गए 10। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है अपना एक क्रोमोसोम जिसपे सारी जीन है, एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला में कितने हैं, 2n = 8। ऑल्दो इसमें XY अलग होता है, पर हम नहीं कंसीडर करते, इसमें 4 ही लेते हैं। लिंकेज ग्रुप 4 लेंगे, क्या लेंगे, 4। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है?
तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ध्यान से सुने, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर ऐसे जीन्स दे रखी है, तो ये एक क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाती है। नॉर्मली क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो इनको अलग अलग नहीं काउंट करना, एक ही काउंट करना होता है। मान लो 20 जीन है, तो इस लिंकेज ग्रुप में 20। लिंकेज ग्रुप की जो जीन्स होती है हमेशा हमेशा ऑलवेज लेस देन 50% आएगा ना रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा, मैं आपको ड्रोसोफिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी ने क्रॉस दिया हुआ है। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। हमने लिंकेज पढ़ा, मुझे बताओ लिंकेज किसने डिस्कवर किया था? टीएच मॉर्गन ने। उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला पे। तो इस पॉइंट्स को जरा क्लियर करते हैं। लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन और उसका एक्सपेरिमेंट था किस पर? एक्सपेरिमेंट ऑन, ध्यान दे बेटा, एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे था, कोई डाउट है इस बात में? नहीं। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ड्रोसोफिला में मेल फीमेल में क्रोमोसोम देखो कैसे होते हैं। ये मान लो मेल है, दिस इज फीमेल का सेल। ठीक है, ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल। ठीक है, तो मैंने जरा क्रोमोसोम बनाने स्टार्ट करने हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स कह रहे हैं, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये ऑटोसोम्स हो गए। उसके अलावा इसमें एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास एक्स है और 2 एक्स है। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे पास आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितने पेयर ऑटोसोम है? ये 3 पेयर ऑटोसोम है। 3 पेयर क्या है? ऑटोसोम। और ये वाले क्या है? एक्स एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम है। ये 2 एक्स होते हैं बेटा, आप समझो। ये एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है। आपको समझ में आ रहा है? एक्स वाई है और एक्स एक्स है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्रोसोफिला में, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाता हूं ताकि क्लियर हो। एक बार देखो जरा, क्योंकि मैं आपको ये G2 के बना रहा हूं, G1 के बनाते हैं। देखो, ड्रोसोफिला में एक क्रोमोसोम मान लो ये पेयर हो गया, ऐसे एक पेयर यहां हो गया, एक पेयर ये 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 हो गया। ये कितने पेयर ऑटोसोम हो गए? 3 पेयर। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये एक्स है और इसमें 2 एक्स होते हैं और उसके साथ ये वाई क्रोमोसोम है मेल में। तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स के साथ वाई होता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। ये कितने ऑटोसोम हो गए? 3 पेयर। 1 2 3 4 5 6, टोटल 3 पेयर ऑटोसोम है। आपको समझ में आ रहा है? 3 पेयर ऑटोसोम के हैं ये वाले, ये चीज। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में टोटल क्रोमोसोम 8 होते हैं, एक्स वाई। हमने क्या करा था, सुनना ध्यान से, जो मॉर्गन ने क्या किया था बेटा, मॉर्गन ने नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। नॉर्मल क्या किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, परफॉर्म ऑन ड्रोसोफिला। समझो मेरी बात, ड्रोसोफिला पर नॉर्मल, जैसे मेंडल वाला जो क्रॉस था ना डाई हाइब्रिड, वैसा क्रॉस कराया था। सबसे पहले समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे कि मॉर्गन ने क्या क्रॉस कराया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्रोसोफिला जो होता है उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, 6 ऑटोसोम होते हैं, 3 पेयर, और फिर एक्स और वाई मेल में, एक्स एक्स फीमेल में, और 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं।
मॉर्गन ने क्या किया था, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, जैसे पी प्लांट में होता था ना, वैसे ही दो कैरेक्टर लेके क्रॉस कराए थे मॉर्गन ने, क्योंकि लिंकेज देखने के लिए कम से कम डायहाइब्रिड क्रॉस तो चाहिए भाई, एक सिंगल मोनोहाइब्रिड में कैसे लिंकेज देखोगे। तो मॉर्गन ने क्या किए थे, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे ड्रोसोफिला में, जैसा कि मेंडल ने कराया था। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए था, याद करो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी, आपको याद है एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता था डायहाइब्रिड का, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरे पास 9331, बट इन रियलिटी जो रिजल्ट था, रिजल्ट डेविएट किया, डेविएट दिस एक्सपेक्टेड ड्यू टू लिंकेज, लिंकेज की वजह से वो 9331 की रेशियो नहीं आई नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस में। इतनी बात में कोई डाउट है? अपना दिमाग खोल के ध्यान से समझो चीजों को। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस कराए, क्योंकि लिंकेज हम डायहाइब्रिड से ही पढ़ सकते हैं, मोनोहाइब्रिड से पढ़ नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, जब क्रॉस कराए तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या थे, 9331 के, जैसा कि फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड की आती है। पर वो रेशियो ना आकर अगर रेशियो कुछ और आ रही है, कुछ और क्या आ रही है बताओ, वो रेशियो ना आकर जो रेशियो आ रही है, जो रेशियो आ रही है 9331 नहीं आ रही है बेटा, उसको छोड़ के कुछ और आ रही है, तो इसका मतलब लिंकेज था। दूसरी चीज सुनना, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो भी कैरेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पर लिए हैं। बेसिकली क्या किया, देखो अब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो मॉर्गन ने जो आपको क्रॉस एनसीईआरटी में दिया है वो कौन से वाला दिया है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो मैं आपको जब फीमेल पढ़ाऊंगा तो दोनों एक्स पर कैरेक्टर होगा, लेकिन जब मेल दिखाऊंगा तो सिर्फ एक एक्स होता है तो एक्स पर होगा। तो मॉर्गन ने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, मॉर्गन परफॉर्म क्रॉस इन विच trait is present on X क्रोमोसोम। ट्रेट किस पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये वाली बात समझ में आ रही है, ट्रेट किस पे प्रेजेंट है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्लियर है, देख लो इस बात को। तो मॉर्गन ने जो क्रॉस कराया उसमें ट्रेट हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थी। क्लियर है कि नहीं, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। और कौन सी ट्रेट ली समझना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका मतलब अगर आप देखो उन्होंने कौन सी ट्रेट ली, ध्यान दो बेटा, एक्स क्रोमोसोम पे कौन सी ट्रेट ली, देखो 3 कैरेक्टर लिए, पहले तो ट्रेट तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, 3 कैरेक्टर लिए एक्स पे, एक्स क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर लिए। पहला, ध्यान दे बेटा, पहला बॉडी कलर, बॉडी का कलर एक्स पर था। दूसरा आई कलर, तीसरा विंग का साइज। देख लो ये 3 कैरेक्टर है बेटा जो एक्स क्रोमोसोम पे पड़े। मतलब क्या हुआ, मॉर्गन ने ये ऑटोसोम वाले नहीं पढ़े, एक्स वाले पे पढ़े। फर्क क्या होगा, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, मेल में 1 एक्स होता है। तो मेल के केस में सिर्फ इस पर होगा, फीमेल में दोनों पर होगा कैरेक्टर। अब आओ, एक्स क्रोमोसोम पे कौन से कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर। अब देखो इस कैरेक्टर की भी तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट होगी भाई, एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। डोमिनेंट के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वाइल्ड टाइप। आपने ये सुना हुआ है वर्ड, वाइल्ड टाइप जीन, जो मैंने बताई थी। कब बताई थी, जब मैं आपको टेरवो करा रहा था, मल्टीपल एलील। तो मैंने यहां पर लिखा बॉडी कलर। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। तो बॉडी कलर में डोमिनेंट क्या है, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है। रिसेसिव क्या है, येलो बॉडी, येलो बॉडी रिसेसिव है। कोई डाउट है इस बात में, देख लो। आई कलर में
रेड आई डोमिनेंट है, क्लियर है, और व्हाइट आई रिसेसिव है, सही है। विंग के साइज में नॉर्मल विंग डोमिनेंट ट्रेट है, छोटे विंग मिनिएचर विंग ये रिसेसिव है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत दिमाग लगा के समझना इसे। मुझे एक चीज बताओ, आप टॉल को कैपिटल टी से लिखते थे तो डॉर्फ को स्मॉल टी से लिखते थे? ये समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, आप टॉल को किससे लिखते थे? कैपिटल टी से लिखते थे, तो डॉर्फ को किससे लिखते थे? स्मॉल टी से लिखते थे। याद है कि नहीं बताओ। अब जरा ये सोचो, हम जब सिंबल लिखते थे तो टॉल को टी से लिखते थे और ड्वार्फ को हम किससे लिखते थे? स्मॉल टी से। ऐसा सिंबल यूज करना कंपलसरी नहीं होता। आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे कि आप क्या कर सकते थे, मान लो ड्वार्फ को छोटे डी से लिख देते तो टॉल को कैपिटल डी से लिख देते, ऐसा भी कर सकते थे, इसका सिंबल लिख सकते थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर? अब सुनना मेरी बात। आपकी एनसीईआरटी ने स्पेशल सिंबल यूज किया, समझना। उसने क्या किया है, येलो बॉडी के लिए छोटा वाई लिख दिया है, व्हाइट आई के लिए छोटा डब्ल्यू और मिनिएचर विंग के लिए छोटा एम। ये सिंबल है, आप देख लो खुद से, ये सिंबल है। सिंबल ऐसे यूज करें, आप देखो, देखो सिंबल कैसे यूज करें बेटा। छोटा एम इसके लिए, छोटा डब्ल्यू इसके लिए, स्मॉल वाई इसके लिए। तो क्या उसने यहां कैपिटल वाई लिखा है? नहीं। ब्राउन बॉडी के लिए उसने वाई लिखकर उसके ऊपर प्लस लगा दिया है, रेड आई के लिए डब्ल्यू लिखकर प्लस लगा दिया है और नॉर्मल विंग के लिए एम लिखकर प्लस लगा दिया। आपको ये तीनों कैरेक्टर समझ में आए? एक्स क्रोमोसोम लिया, उस पे 3 कैरेक्टर थे, बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, ये कैरेक्टर है। ये क्या है बेटा मेरे पास? ब्राउन बॉडी। तो ब्राउन बॉडी का सिंबल क्या लिखा? वाई प्लस। क्यों लिखा? क्योंकि येलो बॉडी का वाई था। रेड आई का क्या लिखा? डब्ल्यू प्लस, क्योंकि व्हाइट आई का डब्ल्यू था। आपको सिंबल समझ में आ रहा है? जैसे मैं यही चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आप देख लें ध्यान से। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से सिंबल का। देखो बेटा, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टॉल और डॉर्फ में कैपिटल टी ले लिया था टॉल से, तो स्मॉल टी डॉर्फ का हो गया था। मैं ऐसा भी कर सकता था कि स्मॉल टी डॉर्फ का ले लूं, कैपिटल टी फिर डी हो जाता डॉर्फ टॉल का। मैं इसका भी यूज कर सकता था, ऐसा होता है। इसी तरीके से हमने क्या किया, जेनेटिक्स में जो रिसेसिव ट्रेट थी येलो बॉडी, इसको मान लो छोटे वाई से लिखा, इसको लिखा छोटे डब्ल्यू से, इसको लिखा छोटे एम स्मॉल लेटर से लिखा। तो ब्राउन बॉडी के लिए इसका कैपिटल यूज करने की बजाय वाई लिखकर उसके ऊपर प्लस लिख दिया, यहां डब्ल्यू लिख के प्लस लिख दिया और यहां एम लिख के प्लस लिख दिया। अगर आप सिंबल ध्यान से याद नहीं करोगे तो क्रॉस समझ नहीं आएगा। क्लियर है? क्रॉस समझ नहीं आएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे, ध्यान सुनना, मुझे क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस 1 क्या था? ध्यान से सुने, मॉर्गन ने जो पहला क्रॉस कराया वो क्या था? उन्होंने ये 2 कैरेक्टर लिए, पहले तो डाई हाइब्रिड है ना, पहले इन दोनों को लेकर क्रॉस बताया, फिर इन दोनों को लेकर बताया। आप समझो ध्यान से, एक्चुअल में क्या हुआ है, समझे इसे। एक्चुअल में क्या हुआ है कि मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है, मान लो दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम है, हमने अभी ड्रॉ किया था, ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये 2 एक्स क्रोमोसोम है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल की बात कर रहे हैं, मान लो 2 एक्स है। तो मेरे पास यहां पर मान लो मैंने लिख दिया ब्राउन, मैंने येलो बॉडी लिख दिया, तो मैं यहां स्मॉल वाई लिख रहा हूं, तो मैंने एक तरीके से येलो बॉडी लिख दिया ना, ये क्लियर है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको एक्स क्रोमोसोम पे दिखाऊं तो तीनों कैरेक्टर एक ही पर थे, बॉडी कलर वाला एक ही पर था, मान लो बॉडी कलर जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे था, आई कलर यहां पर था और विंग का साइज यहां पर था। ये तीनों हमारे पास यहीं पर थे, ठीक है, तीनों यहीं पर थे। तो मॉर्गन ने क्या किया, पहले इन दोनों को लेकर क्रॉस बनाया और फिर इन दोनों को लेकर बनाया। मतलब पहला क्रॉस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो बॉडी कलर और आई कलर का दे रखा है, फिर दूसरा क्रॉस इन दोनों का दे रखा है,
तो पहले मैं बॉडी कलर और आई कलर का क्रॉस बनाऊंगा। और क्रॉस कैसे बनाऊंगा? मैं फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम दिखाऊंगा, मेल में 1 एक्स दिखाऊंगा और फीमेल को रिसेसिव लेके चलूंगा। मान लो मैं आपसे कहूं कि आप बॉडी कलर और आई कलर की फीमेल लिखो रिसेसिव होमोजाइगस, तो सबसे पहले बॉडी कलर का रिसेसिव क्या हो गया? येलो बॉडी। आई कलर का रिसेसिव क्या हो गया? व्हाइट आई। तो मुझे फीमेल लेनी है होमोजाइगस जिसकी येलो बॉडी व्हाइट आई हो, उसको क्रॉस कराना है मेल से जो जो मेरे पास डोमिनेंट ट्रेट हो, ब्राउन बॉडी रेड आई। क्लियर है कि नहीं? क्रॉस क्या कराना समझ में आ रहा है? पहले तो यह समझ में आ रहा है कि मॉर्गन ने किसके बीच में क्रॉस कराया? ड्रोसोफिला। क्या लिया? डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे उन्होंने। एक्स क्रोमोसोम पे 3 अलग अलग कैरेक्टर बताए। ये तो ट्राई हाइब्रिड हो गया, लेकिन उन्होंने 2-2 लेकर किया। तो उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए। पहला कैरेक्टर लिया बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। बॉडी कलर में 2 कलर की बॉडी होती है ड्रोसोफिला की, एक ब्राउन बॉडी होती है, एक येलो बॉडी होती है, एक रेड आई होती है, एक व्हाइट आई होती है, एक नॉर्मल विंग होता है, एक मिनिएचर विंग होता है। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी रिसेसिव है। अगर इसको वाई लिखूंगा तो वाई प्लस क्या दिखाता है? वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट। ऐसे ही व्हाइट आई, रेड आई, ये डोमिनेंट डब्ल्यू प्लस। मिनिएचर विंग एम है छोटा तो एम प्लस क्या है? नॉर्मल विंग। अब मैं क्रॉस बनाना स्टार्ट करता हूं। देखो पहला क्रॉस क्या था? पहला क्रॉस समझना, क्रॉस 1 जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान दो बेटा। क्रॉस 1, ठीक है। तो जो पहला क्रॉस है हमारे पास वो क्या है? ये देखो, मैं फीमेल बना रहा हूं जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में, 1 एक्स क्रोमोसोम मेल में, और उसके साथ वाई है जिसपे कोई जीन नहीं है। मतलब क्या हुआ? मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स है और ये वाई है। तो इसका मतलब ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ये पहला क्रॉस है, ठीक है, ये पहला क्रॉस है। अब मैं, ध्यान दो बेटा, इसका रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। ये पहला क्रॉस है। अब देख रहे हैं इसमें क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान दो। मैंने क्या किया है, यहां फीमेल लिख रहा हूं, कौन सी वाली? येलो बॉडी व्हाइट आई। आप खुद देखो, येलो बॉडी व्हाइट आई, रिसेसिव है। रिसेसिव लेना है मुझे, तो रिसेसिव कैसे लेते हैं येलो बॉडी के लिए? बताओ जरा। येलो के लिए लिखोगे वाई और व्हाइट आई के लिए लिखोगे डब्लू। यहां वाई लिखोगे और डब्लू लिखोगे, ये लिखोगे कि नहीं? होमोजाइगस लिया मैंने, क्योंकि क्रॉस में जब पेरेंट लेते हैं तो प्योर लेते हैं कि नहीं, मेंडल वाले क्रॉस में। तो यहां वाई डब्ल्यू ऐसे लिख दिया। अब यहां पर मैंने लिखा है, कौन सा मेल लिया है? ये डोमिनेंट वाला। तो मैंने लिया है ब्राउन बॉडी रेड आई, और क्या लिया? मेल। यहां पर क्या लिया? फीमेल। फीमेल में कितने एक्स हैं? 2। अब जरा ये देखो, अब यहां पर मैं लिखूंगा वाई प्लस और एम प्लस। वाई प्लस देगा ब्राउन बॉडी और ये एम प्लस देगा रेड आई। अब जरा आओ उस पे, एनसीईआरटी के डायग्राम पे, ये देखो। फीमेल क्रॉस 1 में क्या ली है? वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। और वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट। तो उसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस कहां है हमारे पास? ये रहा, ये देखो, ये रहा येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, वाई डब्ल्यू और वाई प्लस एम प्लस, इसको ये वाइल्ड टाइप लिख रहा है। तो ये है क्या? ये ब्राउन बॉडी रेड आई। वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट। क्लियर है? अब जरा इससे क्रॉस कराते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, एक एक्स और वाई है, इसके 2 गैमेट बनेंगे, इसका 1 गैमेट बनेगा। तो आपके पास प्रोजेनी क्या आएगी समझना, ये आएंगे आपके पास। ध्यान दो बेटा, मैंने क्या किया, ये फीमेल के ये वाई और डब्ल्यू ये वाले यहां लिख दिए, ये वाला एक यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया, क्योंकि एक ही टाइप का गैमेट। देखो ये दोनों एग्जैक्टली ये और ये सेम है, तो एक ही टाइप का गैमेट लिख दिया।
इसके साथ मैंने ये वाई क्रोमोसोम लगा दिया ये, और इस वाले को मैं यहां लगा दूंगा। ये देखो, दिस इज वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। ये कौन सी जनरेशन हो गई? F1। F1 हो गई कि नहीं? तो F1 कैसे आई? देखो, इन दोनों में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही टाइप का। ये YW पूरा क्रोमोसोम ये उठा लो, ये रख दिया, यही मैंने उठाकर यहां रख दिया। अब एक वाई क्रोमोसोम यहां आ गया और ये उठाकर मैंने यहां रखा। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेल कैसा आया है? मेल कैसा आया है बेटा? मेल आया है मेरे पास, क्या लिखूंगा इसे? येलो बॉडी व्हाइट आई, मतलब व्हाइट आई येलो बॉडी, क्या मेल आ गया? हां सर, ये वाला मेल यहां आ गया। कोई डाउट नहीं? आ सकता है यहां पे समझ। यहां आ जाओ, इस पे आओ। अब क्योंकि ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डोमिनेंट रेट है, तो मैं फीमेल क्या लिखूंगा? फीमेल लिखूंगा क्या? ब्राउन बॉडी। फीमेल क्या लिखूंगा? ब्राउन बॉडी रेड आई। तो ये वाली जनरेशन को क्या बोलोगे? F1। मेंडल का क्रॉस कैसे कराते थे? प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराते थे, F1 आता था। F1 में एक ही तरह की प्रोजेनी आती थी, पर यहां दो हैं, क्योंकि मेल फीमेल है तो दोनों अलग अलग आएंगे। येलो बॉडी व्हाइट आई मेल आ गया, और फीमेल क्या आ गई? ब्राउन बॉडी रेड आई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप जब मेंडल के क्रॉस में F1 आता था, उसकी क्या करते थे? सेल्फिंग करते थे ना। यहां इंटर क्रॉस करोगे, तो आप क्या करोगे? इंटर क्रॉस कर दो, इसे इंटर क्रॉस कर दो। वो आप कैसे करते थे? सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे करते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के 4 गैमेट और दूसरे वाले के 4 आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 16 बॉक्स बनते थे। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां कितने गैमेट बनेंगे, यहां कितने गैमेट बनेंगे। अब आप देखो ध्यान से, कैपिटल वाई वाई प्लस, या वाई प्लस कैपिटल वाई और डब्ल्यू प्लस, ये हेट्रोजाइगस है। ये दिख रहा आपको हेट्रोजाइगस है। इसका अगर मैं जीनोटाइप लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। हेट्रोजाइगस के कितने गैमेट बनेंगे? 4। इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4। 4 गैमेट बनेंगे कि नहीं? बताओ खुद से। हेट्रोजाइगस है ना, इसको ऐसे समझो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने गैमेट बनते? 4। इसके कितने बनेंगे? ये मेल है, तो इसके कितने बनेंगे? 2 गैमेट। कौन से 2? एक बनेगा वाई डब्ल्यू और एक बनेगा ये स्टिक जो कि वाई क्रोमोसोम है। तो इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। कौन से 2 गैमेट? एक तो वाई क्रोमोसोम बनेगा, एक में वाई क्रोमोसोम जाएगा और एक में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा येलो बॉडी व्हाइट आई है ना, वाई डब्ल्यू प्रेजेंट होगा। और इसके 4 गैमेट कौन से होंगे? देखो, अब देखो खुद से देखो, इस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, सही है, और वाई डब्ल्यू, एक तो ये हो गए दोनों, फिर वाई प्लस के साथ डब्ल्यू और एक वाई के साथ डब्ल्यू प्लस, ये 4 हो गए बेटा। ये मेंडल का नहीं, जो ये मॉर्गन के क्रॉस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। क्लियर है? उसने क्या किया था पहले अपने दिमाग में बिठाओ। मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर लिए थे, बॉडी कलर, आई कलर, और क्या लिया था? आई कलर, विंग साइज। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो ज्यादा था, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आएंगे। इसके बीच का डिस्टेंस कम था, तो पहले हम इन दोनों का क्रॉस बना रहे हैं। इन दोनों का क्रॉस कैसे बनाया? मैंने फीमेल लिया होमोजाइगस। फीमेल कैसा लिया? होमोजाइगस। फीमेल क्या लिया है? येलो बॉडी व्हाइट आई लिया है। मेल क्या लिया है? ब्राउन बॉडी रेड आई। पहले अपनी कॉपी में खुद से ड्रॉ करो। ये क्रॉस साथ नहीं बनाओगे, समझ नहीं आएगा। साथ में मेरे ड्रॉ करो, ठीक है? साथ में बिल्कुल ड्रॉ करो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम ये क्रॉस है, देख लो, एक्स और एक्स। ये ध्यान से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। देखो क्या है इस पे मेरे पास Y और W है, और इस पे Y और W है। ये होमोजाइगस फीमेल हो गई, तो इसको क्या लिखोगे? फीमेल इज येलो बॉडी व्हाइट आई। क्लियर है? ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहां हमने Y प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा, तो मेल क्या आ गया? ब्राउन बॉडी
रेड आई, व्हाइट आई का डोमिनेंट फॉर्म रेड आई, येलो बॉडी की डोमिनेंट फॉर्म ब्राउन बॉडी। तो ये मेरे पास रिसेसिव फीमेल थी और ये मेरे पास डोमिनेंट मेल था, जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट मेल था, जिसको हम वाइल्ड टाइप लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, सही है। फिर हमने क्या किया, कहा इसका एक ही गैमेट आएगा। कौन सा एक आएगा, ये देख लो, इसका ये गैमेट आ गया, ये वाला यहां लिख दिया। ऐसे ही दोबारा यहां लिख दिया। दोबारा क्यों लिखा, देखो ये वाई डब्ल्यू, ये उठा के यहां लिखा, यहां लिखा वाई डब्ल्यू, सही है। इसको सॉरी, इसी को उठा के यहां लिखा। अब एक्स एक बार यहां लिखा तो फीमेल हेट्रोजाइगस हो गई कि नहीं, देखो फीमेल क्या हो गई, हेट्रोजाइगस। क्या लिख दूंगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, हेट्रोजाइगस हो गई। मेल देखो, आ जाओ, ये रहा मेल। तो मेल में तो कोई हम फीचर लिख नहीं रहे, तो दिस इज, अब ये हेट्रोजाइगस मान लो, अगर कोई हेट्रोजाइगस है उसमें डोमिनेंट ट्रेट बनती है, रिसेसिव बनती है, डोमिनेंट बनती है। तो ये ब्राउन बॉडी और क्या हो गया, रेड आई। इस तरह की मेरे पास फीमेल आ गई। और मेल क्या आ गया, येलो बॉडी व्हाइट आई। अब यहां पर आप इंटर क्रॉस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंटर क्रॉसिंग कर रहे हो। आप समझो, आप इंटर क्रॉसिंग कर रहे हो। इंटर क्रॉसिंग क्या होता है, एक्चुअल में F1 जनरेशन आई है। ये F1 जनरेशन में सेल्फिंग होती थी, पर यहां मेल और फीमेल अलग अलग है, तो सेल्फिंग ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इंटर क्रॉसिंग, क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस फीमेल में कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट इसके बनेंगे, ठीक है, और 2 तरह के गैमेट इसके बनेंगे, क्लियर है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्रोजेनी आएगी, जिसे आप F2 का नाम देंगे। अब मैं वो F2 आपको दिखा रहा हूं, क्लियर है, वो F2 आपको दिखा रहा हूं, समझो ध्यान से। क्या ये क्रॉस समझ में आ रहा है? ऐसा ही क्रॉस, सेम क्रॉस मैं किसको लेकर बना सकता हूं। अब देखो, पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। आ जाओ F2, आ जाओ, ध्यान से देखना। अब F2 आ जाओ। F1 में आपके पास ये आया था, ये F1 का है कि रिजल्ट नहीं, देख लो ध्यान से, मैं लिख देता हूं। F1 में फीमेल हेट्रोजाइगस थी, तो फीमेल Y प्लस W प्लस और YW, यही थी फीमेल, बताओ। और मेल क्या था, YW, ये मेल था। ये क्या है, फीमेल, ये हेट्रोजाइगस। क्या ये फीमेल ऐसी नहीं है, ऐसे वाले, मतलब कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, मतलब Y प्लस Y W प्लस W। इसके कितने गैमेट बनते थे, याद है, 4। इसके कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 गैमेट आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना, देखो कैसे बनाओगे गैमेट, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 4 गैमेट बनेंगे इसके। कौन से 4, देखो, सबसे पहले Y प्लस डब्ल्यू, ये पेरेंटल कहलाएंगे। क्यों पेरेंटल कहलाएंगे बताता हूं। Y प्लस डब्ल्यू, और एक बन गया Y और W। भाई ये और ये दो तो ये बन गए, फिर इस Y प्लस के साथ ये W आ जाएगा, और ऐसे ही इस Y के साथ W प्लस आ जाएगा। ये 4 बन गए। देखो ये वाला बिल्कुल ऐसा है और इसके जैसा ये है, लेकिन नए कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, Y प्लस के साथ W और W प्लस के साथ ये Y, क्रॉसिंग ओवर से 4 तरह के गैमेट बन गए, क्लियर है। इसके कितने बनेंगे, 2 तरह के बनेंगे। तो इसके जो 2 तरह के बनेंगे वो क्या होंगे, देखो, अब इसके 2 तरह के बनेंगे, ये 2, ठीक है, ये 2 बन गए। कौन कौन से 2 बन गए, ये एक YW और एक ये क्रोमोसोम। तो ये हो गए 2 गैमेट, ये हो गए 4 गैमेट।
मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 8 प्रोजेनी आएगी कि नहीं बताओ। अब मैं 8 प्रोजेनी कैसे लिखूंगा समझना, ध्यान देना। मैं ऐसे 8 प्रोजेनी लिखने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दे बेटा। देखो सबसे पहले मैंने ये चारों लिख दी, कौन कौन सी, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू। इसमें कोई डाउट है? इन चारों को यहां लिख दिया। अब इन चारों के साथ अगर मैं एक एक स्टिक लगा दूं तो ये मेल बन गया कि नहीं? ये मेल बन गए चारों, बताओ मेल बन गए कि नहीं? ठीक है, आगे आ जाओ। दोबारा से ये 4 लिखो ऐसे, दोबारा से 4 लिखो सेम। कौन से 4? ये दोबारा लिखो। सर दोबारा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। y प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू। क्लियर है? अब जरा समझना। अब मैं इसको उठा के सबके साथ लिख दूंगा। किसको लिखा मैंने? ये वाला एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मैं इस पे मार्क कर देता हूं ऐसे। तो ये वाला मैंने एक्स सबके साथ लिख दिया, जो मेल से आया। तो उसमें क्या है मेरे पास? वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। अब मेरे को बताओ टोटल कितनी प्रोजेनी बन गई? 8। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो इनसे बनी है, ये वाले इनसे जो भी बने हैं, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट थे, ये चारों रिकॉम्बिनेंट हैं। देखो ये चारों क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट हैं। और ये पेरेंटल हैं। ये क्या है? पेरेंट जैसे कहलाएंगे ये दोनों, ये सारे इधर वाले y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे बेटा? पेरेंटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पेरेंटल। आप खुद देखो, मेरी बात सुनो। ये वाला गैमेट ये रहा, ये वाला गैमेट ये रहा। तो इनसे जो चीज बनी है वो क्या है? ये है और ये है, ठीक है। y प्लस डब्ल्यू प्लस ये रहा और ये रहा y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू ये रहा और वाई डब्ल्यू ये रहा। इनसे जो बने हैं वो पेरेंटल हैं, और जो नए कॉम्बिनेशन से बने y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू वो रिकॉम्बिनेंट है। तो एनसीईआरटी कहती है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस जितना था उसके हिसाब से रिकॉम्बिनेंट कितना आया, ये देखो, ये है क्रॉस आपका। देखो ये मेरे पास F1 आ गई, हेट्रोजाइगस फीमेल, उसका मैंने इंटर क्रॉसिंग कराई, ये 8 बने हुए हैं। देखो आप ध्यान से देखो, F2 में कितने बना रखे हैं? टोटल 8 बना रखे हैं। इसने कहा कि मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट है, देखो इसने रिकॉम्बिनेंट कितना लिखा है? 1.3% लिखा है, और पेरेंटल कितना लिखा है? 98.7%। सबसे पहले समझो कि पेरेंटल वाले और रिकॉम्बिनेंट वाले कौन से हैं। तो ऐसे इसने क्या किया? एक साइड में पेरेंटल और दूसरी साइड में रिकॉम्बिनेंट लिखा है। क्लियर है? मतलब क्या किया? ये देखो इसने एग्जैक्टली क्या किया है, आप देखेंगे इस चीज को, आप क्रॉस देखें एक बार। ये देखो जो ये रिकॉम्बिनेंट है ना, ये सारी ये एक लाइन से ऐसे इस साइड लिख दी ये चारों, और पेरेंटल वाले एक लाइन से ऐसे लिख दिए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट 1.3% आया। समझो इस बात को। और पेरेंटल कितना आ गया बेटा? पेरेंटल आ गया आपका 98.7%। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद करनी है आपने। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉर्गन ने जब क्रॉस कराया था एक्स क्रोमोसोम पे, समझना, तो एक्स क्रोमोसोम पे उसने क्रॉस कराया, तो वहां पर क्या था इसको समझे ध्यान से। मेरे पास ये Y, और मान लो ये Y है, ये W है, ये W है, ये फीमेल है, और यहां पर M है और ये M है। तो ये वाला कैरेक्टर क्या था? बॉडी कलर था ना, बॉडी कलर था। और ये क्या था? आई कलर। इसके बीच में दूरी कम थी, ये डिस्टेंस कम था, इसलिए रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3% आया और पेरेंटल आया 98.7%। ठीक है। अब इसके जो सेकंड क्रॉस है वो ये है, ये क्रॉस 1 था बेटा, दिस वाज क्रॉस 1 जो आपको अभी सिखाया। क्रॉस सेकंड बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा क्रॉस 1 बनाया,
उसमें ये डिस्टेंस रिकॉम्बिनेंट मान लो 37.2% आया, तो पेरेंटल कितना आया 3.8 ये आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉर्गन ने क्या किया, पहले बॉडी कलर और आई कलर के बीच का क्रॉस बनाया, फिर आई कलर और विंग से शेप का क्रॉस बनाया, और उस क्रॉस को फिर उन्होंने दिखाया। तो उन्हें यह पता चला कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर क्या है मेरे पास कम है तो रिकॉम्बिनेंट इतने आ रहे हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या आ रहा है, देखो ये डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट 1.3, डिस्टेंस ज्यादा है क्रॉस सेकंड में, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है। और क्रॉस कैसे ड्रॉ किया देखो, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। जो क्रॉस 1 बनाया कैसे बनाया, ध्यान से देखना। क्रॉस 1 ऐसे स्टार्ट किया, उन्होंने फीमेल लिया, मान लो, ध्यान दो बेटा, उन्होंने फीमेल लिया ऐसे, उसको क्रॉस कराया मेल से, मान लो ये मेल है, ये क्रॉस 1 है, तो यहां पर उन्होंने जो फीमेल लिया वो क्या लिया था, YW, फीमेल रिसेसिव लिया, और मेल को क्या लिया, Y+W+ लिया। अब ये दूरी कम है ना, इससे उनको फिर F1 आया, उसकी इंटर क्रॉसिंग करी। जो क्रॉस 2 कराया वो क्या था, वो देखो क्रॉस 2 क्या है, क्रॉस 2 सेम वैसे ही बनाया उन्होंने, लेकिन क्रॉस 2 में आप देखो यहां YW है, तो यहां उन्होंने क्या लिया, W के साथ M लिया, WM लिया, और यहां पे W+M+ लिया। तो बिल्कुल सेम है ना, यहां देखो, यहां YW है, यहां WM है, तो YW इसके लिए, WM इसके लिए। ये डिस्टेंस कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट 1.3 आया है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ये आया। क्लियर है। अगर आज आपसे कोई बॉडी कलर और विंग शेप पूछ ले तो ऐड कर दो, 1.3 को 37.2 से ऐड करना पड़ेगा। ये क्रॉस 2 कराया, अब इस क्रॉस 2 में क्या आएगा, यहां भी F1 आई, सेम फिर इंटर क्रॉस कराया, तो F1 में इसमें क्या आया था, देखो जरा F1 में क्या आया बेटा, ये देखो F1 में ये आया, मेरे पास ये फीमेल हेट्रोजाइगस आई, कैसे, ये YW इसके साथ आ गया, Y+W+ के साथ, और फिर मेल कैसा आ गया, ये देखो, मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो मेल तो होमोजाइगस टाइप ही रहेगा, ये यहां YW आ गया। क्लियर है कि नहीं, सोचो समझो ध्यान से बेटा इसको, ये रहा। ऐसी अगर इसको बनाऊंगा तो सेम चीज बना दूंगा मैं। आप देखो बेटा, वो दोनों क्रॉस एनसीईआरटी ने पैरेलल बनाया, आप ध्यान से देखना क्या करा भाई, इसको उठा के यहां रखा और इसको उठा के यहां रखा, WM और WM बना के देखना कॉपी में तभी बनेगा। फिर क्या किया, ये W+M+, और फिर क्या किया, यहां पर ये चीज रही, ये रहा देखो ये वाला। तो मैं आपको ये अब क्या करेंगे, इंटर क्रॉसिंग, इसको इससे क्रॉस कराया तो F2 आया, इसके कितने गैमेट आए, 4, बना के देखो 4 कैसे आएंगे, इसके 4 गैमेट आए, इसके कितने आए, 2, मतलब इसके भी 4 आए, तो टोटल 8 प्रोजेनी बना रखी है। इसमें रिकॉम्बिनेंट कितने आए, 1.3, इसके रिकॉम्बिनेंट कितने आए मेरे पास 37.2। क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम है, ये चीज करनी है। क्लियर है। अगर आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये देखो पूरा क्रॉस देखो, ये देखो यहां पर रिकॉम्बिनेंट कितने दे रखे हैं, 37.2%। आप अगर ध्यान से देखोगे रिकॉम्बिनेंट जो है मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास देखो अगर मैं W+ और M+ लिख रहा हूं, ये पेरेंटल है, WM ये पेरेंटल वाले गैमेट है, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, W+ के साथ M लिख रहा हूं और W के साथ M+ लिख रहा हूं, ये रिकॉम्बिनेंट वाले, ये पेरेंटल वाले हैं। तो पेरेंटल वाले आप देख लो, W+M+, WM, और W+ के साथ M और W के, ये रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट थे। ऐसे आपने इधर बनाया और ऐसे ही आपने इधर बनाया। ठीक है। ये क्रॉस क्या दिखा रहे हैं, जितनी दूरी कम होगी उतना चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट कम होगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी और वो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा। और एक ही क्रोमोसोम पर हैं ये तीनों कैरेक्टर, एक ही क्रोमोसोम पे। पहले बॉडी कलर, फिर आई कलर, फिर मिनिएचर विंग। इसीलिए आई कलर दोनों के साथ है, बॉडी कलर और देखो दिस इज बॉडी कलर और आई कलर, दिस इज आई कलर मिनिएचर विंग। तो आई कलर कॉमन है क्योंकि वो बीच में है,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। आप देखो, खुद देखो डायग्राम में, ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट कम है। ये है क्रॉस मॉर्गन का। क्लियर है? इसको कंप्लीट करेंगे, लिंकेज को एनसीईआरटी रीड करेंगे, सारा समझ आएगा। मेरे कहने से क्रॉस फिर से आप 2 बार ड्रॉ करेंगे। बेटा F2 का बनाने के लिए आपको गैमेट बनाने पड़ेंगे। पहले आपको कितने गैमेट बनेंगे? जो फीमेल आएगी ना, हेट्रो जाएगा, सो उसके कितने गैमेट बनेंगे? 4, और इधर से 2 बनेंगे। फिर आप उनको ड्रॉ करोगे ना, इन चारों को लिख लो पहले 2 बार, 1 2 3 4, इन चारों को 2 बार एक एक करके ऐसे, एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो। फिर जो मेल वाले गैमेट है उनको फिल कर लो। मेल में क्या आएगा? YW आएगा और एक स्टिक आएगी, उसको फिल कर लो। एक बार YW फिल कर लो पूरा, और फिर एक बार स्टिक फिल कर लो। मैं क्या बता रहा हूं ये देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान दो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप इसको बनाओगे, ये देखो मैंने क्या किया, मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि जब आप बनाओगे तो इसके 4 गैमेट बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है? 4 इसके बनेंगे, इसके बनेंगे 2। तो इस 4 को 2 बार बना लिया हमने, एक इधर एक इधर, और फिर एक बार इसको फिल कर दो सब में, और एक बार इसको फिल कर दो। बना के देखो, आपको रिकॉम्बिनेंट समझ आएगा। पेरेंटल कौन से होंगे? ये वाले Y प्लस W प्लस YW पेरेंटल हैं, ये वाले पेरेंटल हैं। और Y प्लस के साथ W और Y के साथ W प्लस, ये क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? बताओ। ठीक है, ड्रॉ करो, डाउट होगा लिखना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई इशू नहीं है, पर प्लीज 2-3 बार देखो, आ जाएगा। ठीक है, मेन क्या करना? रिजल्ट्स याद करने हैं। एक क्रोमोसोम पर 3 कैरेक्टर हैं, डिस्टेंस किसका ज्यादा है? आई कलर और किसका? बताओ। विंग की शेप का डिस्टेंस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है। आई कलर और बॉडी कलर का डिस्टेंस कम है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट। और कौन से क्रोमोसोम पे? एक्स पे। अगर ये रिजल्ट भी याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको कंप्लीट करिए। आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।